2006 में डेविड न्यूयॉर्क सीनेट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी मुहिम बेहद अच्छी चल रही है क्योंकि वे जरूरतमंद लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। हर कोई यकीन करता है कि वे जीतेंगे। वे हर मैगजीन के कवर पर है और सबसे लोकप्रिय टॉक शोज में दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं जब एक अखबार उनके कॉलेज रियूनियन के दौरान उनके नंगे पीछे की तस्वीर छापता है। यह खबर उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाती है। डेविड का गुस्सा भरा रिएक्शन हैरी देखता है, जो एक रहस्यमय कॉल प्राप्त करता है और कहता है कि वो नए आइडियाज पर काम कर रहा है। चुनाव के दिन विशेषज्ञ भविष्यवाणी करते हैं कि डेविड हार जाएंगे और ठीक यही होता है। हैरी और उसके बॉस रिचर्डसन डेविड को देखते हैं और रिचर्डसन कहता है कि उन्हें डेविड को वापस ट्रैक पर लाना होगा। घबराए हुए डेविड अपने दिमाग को शांत करने के लिए बाथरूम में छिप जाते हैं। वह अपना भाषण अभ्यास कर रहे होते हैं जब उन्हें एक स्टॉल से आवाजें सुनाई देती है। उसी पल एलिस बाहर आती है, जो अपने जूते और शराब की बोतल लिए हुए है। वह बताती है कि वह सिक्योरिटी से छिप रही है क्योंकि उसने एक शादी में क्रैश किया था। वे बातचीत शुरू करते हैं और जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एलिस स्वीकार करती है कि उसे डेविड का रियूनियन प्रैंक पसंद आया और डेविड कहता है कि वो खुश है कि वो हार गया क्योंकि अब उसके पास खुद के लिए ज्यादा समय होगा। लेकिन एलिस को यकीन नहीं होता क्योंकि वो समझती है कि डेविड को भीड़ में रहना पसंद है। अचानक वे बहुत जोश से चुंबन करने लगते हैं, मानो ये बातचीत ही उन्हें एक दूसरे के प्यार में गिराने के लिए काफी थी। ये पल कैंपेन मैनेजर चार्ली के आने से टूट जाता है और एलिस बिना डेविड को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिए ही चली जाती है क्योंकि उसे सिक्योरिटी से भागना होता है। इसके बाद डेविड अपना भाषण देने बाहर जाता है। वह पहले से तैयार किए गए भाषण को पढ़ना शुरू करता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ सामाजिक रूप से स्वीकार्य शब्द दोहरा रहा है। वह अपने दिल से बोलने का फैसला करता है और लोग उसे फिर से पसंद करने लगते हैं। 1 महीने बाद हैरी रिचर्डसन से मिलता है, जो उसे डेविड की कॉफी उसकी शर्ट पर गिराने के लिए कहता है ताकि वह बस मिस कर दे। डेविड अब राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता और चार्ली द्वारा स्थापित एक फर्म में सीनियर पार्टनर के रूप में काम करता है। हैरी पार्क में इंतजार करते करते सो जाता है और जब वो जागता है तो डेविड पहले ही बस में चढ़ चुका होता है। जब हैरी बस के पीछे भागता है, डेविड एलिस को पाता है और वे दोनों यकीन नहीं कर पाते कि वे फिर से मिले हैं। वे एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात करते हैं और एलिस कहती है कि डेविड को फिर से सीनेट के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। चूंकि डेविड के पास समय कम है, हैरी अपने हाथ से एक मूवमेंट करता है जिससे डेविड की कॉफी एलिस की गोद में गिर जाती है। अचानक हैरी को एक कैब टक्कर मार देती है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। जब वह अपनी नोटबुक चेक करता है तो वो हैरान होता है कि डेविड प्लान से हट गया है। बस में डेविड आखिरकार एलिस से उसका नंबर मांगता है, लेकिन उसका फोन लगातार बजने लगता है। एलिस उसे कॉफी में फेंक देती है और फिर एहसास करती है कि उसे उतरना है, इसलिए डेविड उसे बाद में कॉल करने का वादा करता है। जब डेविड ऑफिस पहुंचता है तो वो गलियारों से तेजी से गुजरता है और सभी कर्मचारियों को हाय कहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि वे जमे हुए हैं। वह कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करता है और चार्ली और कुछ अजीब मास्क वाले लोगों को पाता है, जो उसे एक रहस्यमय डिवाइस से स्कैन कर रहे हैं। ये लोग रिचर्डसन के नेतृत्व में हैं, जो तुरंत उन्हें डेविड को पकड़ने का आदेश देता है। ऑफिस में एक पीछा शुरू होता है, लेकिन डेविड चाहे जिस गलियारे या सीढ़ियों से जाए, रिचर्डसन और उसके आदमी हर जगह उसे रोकने के लिए मौजूद होते हैं। वह अपने ऑफिस में भागता है और दरवाजे बंद कर लेता है, फिर 911 को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वे अजीब लोग किसी तरह बंद दरवाजे खोल देते हैं और डेविड को पकड़ लेते हैं। हैरी उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। कुछ ही पल बाद डेविड एक खाली वेयरहाउस में जागता है और रिचर्डसन को अपने बॉस से बात करते हुए सुनता है। लगता है कि रिचर्डसन को डांट पड़ रही है। जब वो फोन रखता है तो वो घोषणा करता है कि डेविड को रीसेट करने की जरूरत है, लेकिन एक आदमी बताता है कि चेयरमैन ऐसा कभी अप्रूव नहीं करेगा। डेविड एक स्पष्टीकरण मांगता है और रिचर्डसन कहता है कि वो व्यक्ति है जो ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चले। डेविड भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्डसन सिर्फ अपने हाथ से फ्लिक करके फर्श के एक टुकड़े को मोड़ देता है, जिससे डेविड गिर जाता है। आदमी डेविड को वापस कुर्सी पर बिठाते हैं,
जबकि रिचर्डसन समझाता है कि वह डेविड के दिमाग को पढ़ सकता है, जो वो साबित करता है। ये लोग द एडजस्टमेंट ब्यूरो या TAB हैं और डेविड को उन्हें देखना नहीं चाहिए था। उन्हें डेविड की कॉफी पार्क में गिरानी थी ताकि वो ऑफिस लेट पहुंचता और TAB चले जाते। दुनिया में हर व्यक्ति का एक निर्धारित पथ होता है और TAB छोटी छोटी चीजों से उसे एडजस्ट करता है। इंसानों को TAB के बारे में पता नहीं होना चाहिए, इसलिए रिचर्डसन डेविड से वादा करवाता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। अगर वह ये नियम तोड़ता है तो वे उसके दिमाग और व्यक्तित्व को रीसेट कर देंगे। रिचर्डसन ये भी कहता है कि डेविड को एलिस से कभी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वह उसके पथ में नहीं है। आदमी डेविड की जेब से एलिस का नंबर ले लेते हैं और रिचर्डसन उसे जला देता है। इसके बाद डेविड को चार्ली के ऑफिस में फेंक दिया जाता है। हर कोई सामान्य रूप से चल रहा है और डेविड को कहीं भी TAB के सदस्य नजर नहीं आते। पूरे दिन वह इस बारे में सोचता रहता है कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि चार्ली भी नोटिस करता है कि मीटिंग के दौरान डेविड कितना विचलित है। काम के बाद डेविड एक बार में जाता है और एलिस का फोन नंबर याद करने की कोशिश करता है। अचानक हैरी उसके बगल में बैठ जाता है और सोचता है कि डेविड इस महिला पर इतना क्यों टिका हुआ है जिससे उसे बात नहीं करनी चाहिए। बार में TAB के बारे में बात करना खतरनाक है, इसलिए वे प्राइवेसी के लिए बाद में एक नाव पर मिलने का फैसला करते हैं। वहाँ हैरी समझाता है कि पानी उसे डेविड के कार्यों को पढ़ने से रोकता है। वह ये भी बताता है कि एजेंट वास्तव में लोगों के दिमाग को नहीं पढ़ सकते, वे सिर्फ उनके इतिहास और पैटर्न का अध्ययन करते हैं ताकि उन्हें भविष्यवाणी करना आसान हो जाए। हैरी डेविड को सलाह देता है कि अगर वो नहीं चाहता कि TAB उसके पीछे पड़े तो वह एलिस को ढूंढने की कोशिश न करे। 3 साल बाद डेविड बस में होता है जब अचानक उसे एलिस सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत बस से उतरता है और उस तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। वह स्वीकार करता है कि पिछले 3 सालों से वो हर दिन उसी बस में सवारी कर रहा था, उससे मिलने की उम्मीद में। वे साथ में टहलने जाते हैं, जबकि डेविड बताता है कि उसने उसका नंबर खो दिया था और उसे ऑनलाइन नहीं ढूंढ पाया क्योंकि उसे उसका सरनेम नहीं पता था। एक TAB एजेंट तुरंत डेविड की दिनचर्या में बदलाव को नोटिस करता है और रिचर्डसन को चेतावनी देता है, जो अपने आदमियों को उनके पीछे भेजता है। एलिस बताती है कि वह एक समकालीन बैले कंपनी में डांसर है और उसे कल रात होने वाले शो के बारे में बताती है। ये जोड़ी नाश्ता करने के लिए एक कैफे में रुकती है, जबकि रिचर्डसन दूर से उन्हें देखता है और एलिस के पथ में कई इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को नोटिस करता है। अगर वे चुंबन करते हैं तो ये प्लान से एक अपूरणीय विचलन होगा। TAB चार्ली को भेजता है ताकि वह डेविड को याद दिलाए कि उसका एक भाषण है जिसे वह मिस नहीं कर सकता। जब वे अलविदा कहने वाले होते हैं तो रिचर्डसन चार्ली को एक संदेश भेजता है जो TV क्रू का होने का नाटक करता है और चार्ली अपने दोस्त को जल्दी में ले जाकर पल को बर्बाद कर देता है। जाने से पहले डेविड एलिस के गाल को चूमता है और उससे फिर मिलने का वादा करता है। उस दोपहर डेविड घोषणा करता है कि वह फिर से सीनेट के लिए चुनाव लड़ेगा, जबकि एलिस को TAB से एक धोखे वाला टेक्स्ट मिलता है जो उसे बताता है कि रिहर्सल का स्थान बदल गया है। अपना भाषण खत्म करने के बाद डेविड रिचर्डसन को दूर से देखता है और संदेह करता है कि कुछ गलत है, इसलिए वह चार्ली को अपने सभी इंटरव्यू कैंसिल करने के लिए कहता है। फिर वह बैले कंपनी के स्टूडियो की ओर भागता है और उसे बंद पाता है। डेविड कंपनी को कॉल करके रिहर्सल के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाती है। वह यहाँ तक कि एक अजनबी का फोन उधार लेकर फिर से कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर कि डेविड अभी भी शहर में भाग रहा है, रिचर्डसन और उसका असिस्टेंट उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे एलिस को भूल जाने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। डेविड पूछता है कि अगर ये उसके प्लान में नहीं था तो उसे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन रिचर्डसन को भी नहीं पता। एक निराश डेविड एक कैफे में जाता है और पूछता है कि क्या कोई बैले कंपनी का पता जानता है, और सौभाग्य से एक ग्राहक उसे एक एड्रेस देता है। फिर डेविड टैक्सी लेने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्डसन किसी भी कार को उसके लिए रुकने नहीं देता। डेविड एक खास कैब के पीछे भागता है, लेकिन जब कार रुकती है तो एक और वाहन उससे टकरा जाता है। कैब ड्राइवर की जांच करने के बाद डेविड दूसरी कार के अंदर देखता है और उसे खाली पाता है। वह 911 को कॉल करता है और जब पुलिस आती है तो एक अधिकारी उसे स्टेशन ले जाना चाहता है क्योंकि वह एकमात्र गवाह है।
एक सतर्क डेविड सार्जेंट से पूछता है कि क्या ये वाकई जरूरी है, और जब वो उसे बताती है कि वे उसे बाद में कॉल करेंगे, तो डेविड मुड़ता है और पाता है कि अधिकारी गायब हो गया है, जिसका मतलब है कि वह एक टीएबी एजेंट था। अब डेविड आखिरकार एक टैक्सी ले सकता है और ड्राइवर को $100 देता है ताकि वह उनके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे उसे नजरअंदाज करके ड्राइव करे। एजेंट जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागते हैं, अपनी शक्तियों का उपयोग करके कई इमारतों और बंद दरवाजों से गुजरते हैं। हालांकि जब वे स्टूडियो पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। डेविड पहले ही एलिस को देख चुका होता है। रिचर्डसन उसे चेतावनी देता है कि और शक्तिशाली लोग उसके पीछे आएंगे, इससे पहले कि वह अपने सुपीरियर से मिलने के लिए ऑफिस जाए। ये पता चलता है कि एलिस और डेविड को पिछले कुछ दशकों में कई बार एक साथ होना था, लेकिन 2005 में प्लान बदल गया। अब पुराने प्लान के अवशेष एलिस और डेविड को एक साथ लाने के लिए धकेल रहे हैं। रिचर्डसन हैरी को ढूंढता है और उसे बताता है कि आखिरकार ये उसकी गलती नहीं थी। उस रात एलिस और डेविड सड़कों पर दौड़ते हुए, क्लब में डांस करते हुए और अपने बचपन की कहानियां साझा करते हुए बहुत मजा करते हैं। फिर ये जोड़ी चुंबन करती है और घर जाती है। जब वे सो जाते हैं तो एजेंट थॉम्पसन उन्हें देखता है। अगली सुबह एलिस को अपने एक से कई कॉल मिलते हैं जिससे वह लंबे समय से बात नहीं कर रही थी। वह बताती है कि वह उस लड़के से एंगेज थी, लेकिन उसने ब्रेकअप कर दिया क्योंकि वह डेविड के बारे में सोचती रहती थी। बदले में डेविड कबूल करता है कि उसके साथ होना पहली बार है जब उसे लगा कि वो खुद है। चूंकि डेविड को चिंता है कि एजेंट उसे ले जा सकते हैं, वह एलिस को टीवी स्टेशन आमंत्रित करता है ताकि वह उसका इंटरव्यू देख सके। जब शो खत्म होता है तो एक एजेंट जो क्रू का होने का नाटक करता है उसे बताता है कि डेविड वहां घंटों रहेगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो उसे कॉल करेगा। जब वो चली जाती है तो वह लड़का डेविड को उसके अगले शो तक ले जाने का नाटक करता है, लेकिन उसे एक वेयरहाउस में धकेल देता है और बंद कर देता है। कुछ ही पल बाद थॉम्पसन आता है और डेविड उससे पूछता है कि फ्री विल का क्या हुआ। थॉम्पसन समझाता है कि टीएबी ने मानवता को गुफा मानव से रोमन साम्राज्य की ऊंचाई तक ले जाया, लेकिन फिर वे पीछे हट गए ताकि देख सकें कि इंसान अपने दम पर कैसे करते हैं। ये घटना डार्क एजेस को 5 शताब्दियों तक ले आई, इसलिए टीएबी वापस आया और रेनेसां, एनलाइटनमेंट और वैज्ञानिक क्रांति लेकर आया। 1910 में वे फिर चले गए, लेकिन सिर्फ 50 सालों में मानवता ने 2 विश्व युद्ध, महामंदी, फांसीवाद, होलोकॉस्ट और मिसाइल संकट ला दिया। टीएबी ने फैसला किया कि वे मानवता को फिर से फ्री विल नहीं देंगे। एलिस से सालों पहले मिलना कोई संयोग नहीं था, वह डेविड को प्रेरित करने के लिए थी ताकि वो हार न माने और एक राजनीतिक करियर शुरू करे जो उसे भविष्य में बड़े मुकाम तक ले जाए। थॉम्पसन बताता है कि अगर डेविड एलिस के साथ रहता है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। हालांकि डेविड अभी भी अपने फैसलों से बनने वाले भाग्य में विश्वास करता है और एलिस को चुनता है, इसलिए थॉम्पसन दरवाजा खोल देता है और उसे जाने देता है। डेविड तुरंत थिएटर में एलिस का शो देखने के लिए भागता है और थॉम्पसन फिर से उसके बगल में प्रकट होता है। वह समझाता है कि एलिस दुनिया की सबसे मशहूर डांसर बन सकती है, लेकिन अगर वह उसके साथ रहती है तो वह सिर्फ बच्चों को डांस सिखाएगी। थॉम्पसन कहता है कि यह फैसला डेविड का है, लेकिन जाते समय वो सिर हिलाता है और एलिस को अपने परफॉर्मेंस के बीच में गिरा देता है। इसके बाद डेविड घायल एलिस को अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं तो थॉम्पसन फिर से आता है और इस हादसे के लिए डेविड को दोष देता है, इसलिए डेविड उसे मुक्का मारता है। थॉम्पसन बताता है कि डेविड हमेशा अपने बड़े मौकों को आवेग में बर्बाद कर देता है, जैसे उसका प्रैंक जिसने उसका आखिरी चुनाव बर्बाद कर दिया। लगता है कि एलिस उसके इस लापरवाह पक्ष को बाहर लाती है। आज रात ये सिर्फ एक पैर में मोच है, लेकिन अगली बार यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज छीन सकता है। थॉम्पसन के जाने के बाद डेविड एलिस की जांच करता है और पुष्टि करता है कि यह सिर्फ मोच है, इसलिए वह करीब 1 महीने में ठीक हो जाएगी। डेविड फिर उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे कुछ फोन करने हैं, लेकिन वो अस्पताल छोड़ देता है और उससे फिर संपर्क नहीं करता। 11 महीने बाद डेविड पॉपुलैरिटी पोल्स में सबसे आगे है। एक सुबह चार्ली उसके पास अखबार लेकर आता है जिसमें एक बड़ी खबर है। एलिस अपने एक्स के साथ वापस आ गई है और वे 1 हफ्ते में शादी करने वाले हैं। डेविड परेशान होता है और इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है,
लेकिन कुछ दिनों बाद हैरी उसके पास आता है और कहता है कि थॉम्पसन ने झूठ बोला था कि एलिस उसके लापरवाह पक्ष को बाहर लाती है। असल में एलिस डेविड को जिंदगी में पूरा महसूस करवाएगी, इसलिए उसे अपने भावनात्मक खालीपन को प्यार भरी भीड़ और व्हाइट हाउस के सपनों से भरने की जरूरत नहीं होगी। उसके भाई और पिता की मौत टीएबी द्वारा की गई कुर्बानियां थी, ताकि डेविड को वो सफल इंसान बनाया जा सके जो वो आज है। डेविड फिर से एलिस को चुनना चाहता है, लेकिन शादी कल है। अगर वो समय पर पहुंचना चाहता है और थॉम्पसन से बचना चाहता है, तो उसे हैरी से ये सीखना होगा कि एजेंट्स की तरह दरवाजों से कैसे टेलीपोर्ट किया जाता है। हैरी उसे सलाह देता है कि वो हमेशा दरवाजे के हैंडल को घड़ी की दिशा में घुमाए और समझाता है कि जब वे अपनी खास टोपी पहनते हैं तो दरवाजे कभी लॉक नहीं होते। वे एक यादृच्छिक दरवाजा लेते हैं और एक म्यूजियम में प्रकट होते हैं, उसके बाद पंपिंग स्टेशन में। हैरी डेविड से कहता है कि वह हैंडल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने से पहले इंतजार करे, जिससे वो अन्य एजेंट से मिल सके। जब वे लोग चले जाते हैं तो हैरी डेविड को वो रूट सिखाता है जिसे उसे दरवाजों से गुजरते हुए फॉलो करना है, ताकि वह उस दरवाजे तक पहुंच सके जिसकी उसे जरूरत है। वह उसे याद दिलाता है कि हर उस व्यक्ति से भागे जो टोपी पहने हुए है, क्योंकि वह एक एजेंट हो सकता है। ये जोड़ी पूरी रात पढ़ाई करती है और सुबह हैरी डेविड को अपनी टोपी देता है, उसे गुड लक कहते हुए। जैसे ही डेविड दरवाजों से गुजरना और बारिश में भागना शुरू करता है, टीएबी उसका ट्रैक खो देता है और उसे ढूंढने के लिए एक टीम भेजता है। जितनी तेजी से संभव हो डेविड ट्रैफिक से बचता है, लेकिन जब वह कोर्ट हाउस पहुंचता है तो लोगों से टकरा जाता है। दूल्हा पहले से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन चिंतित है क्योंकि एलिस अभी तक नहीं आई है। कोर्ट हाउस के प्रवेश द्वार पर एक मेटल डिटेक्टर है, इसलिए डेविड को अपना जैकेट और फोन पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन वह अपनी टोपी वापस लेने में कामयाब होता है। कई गलियारों से भागने के बाद डेविड आखिरकार बाथरूम में एलिस को पाता है, लेकिन वह गुस्से में है क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था। उसी पल एक एजेंट अंदर आता है, इसलिए डेविड उसे एक मुक्के से बाहर कर देता है और उसकी नोटबुक ले लेता है ताकि एलिस को सच्चाई दिखा सके। वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है और वह उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। चूंकि उसने अपनी टोपी उतार दी है, टीएबी उसका लोकेशन ढूंढ लेता है और उसके पीछे आदमी भेजता है। डेविड दरवाजे को ब्लॉक करने का ध्यान रखता है और फिर से टोपी पहन लेता है, इससे पहले कि वह एलिस को एक दरवाजे से ले जाए और सीधे एक स्टेडियम में टेलीपोर्ट कर दे, जिससे उसे उसकी कहानी पर विश्वास हो जाता है। ये जोड़ी शहर भर में कई दरवाजों से गुजरती है और जब एलिस को पैनिक अटैक आने लगता है तो डेविड उसे शांत करता है और उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। जब एजेंट उनका पीछा करना शुरू करते हैं तो ये जोड़ी एक और दरवाजे से गुजरती है और एलिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जम जाती है। डेविड उसे और डिटेल्स देता है कि क्या हो रहा है और उसे चुनने देता है कि वह उसके साथ आना चाहती है या उसे छोड़कर कभी नहीं मिलना चाहती। एलिस उसके साथ जाने का फैसला करती है और वे दरवाजे को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, जो उन्हें टीएबी हेडक्वार्टर ले जाता है। कुछ एजेंट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड उन्हें धकेल देता है, इससे पहले कि वह एक और दरवाजे से गुजरे और सीढ़ियों पर चढ़े। एजेंट्स के अभी भी उनका पीछा करते हुए वे अनंत गलियारों, कमरों और सीढ़ियों से गुजरते हैं, जब तक कि वे छत पर नहीं पहुंच जाते। उस पल एजेंट उन्हें घेर लेते हैं, इसलिए एलिस और डेविड एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं और एक जोशीला चुंबन साझा करते हैं, जो सभी एजेंट्स को गायब कर देता है। थॉम्पसन को छोड़कर बाकी सभी आदमी गायब हो जाते हैं। जब थॉम्पसन उन्हें बताता है कि अपना भाग्य खुद लिखने की कोशिश कभी काम नहीं आएगी, तो हैरी उसके लिए एक संदेश लेकर आता है। थॉम्पसन उसे पढ़ता है और चला जाता है। फिर हैरी समझाता है कि ये संदेश टीएबी के नेता, जिसे द चेयरमैन के नाम से जाना जाता है, से आया है। जाहिर है वह इस जोड़ी की हर चीज को दाव पर लगाने की इच्छा से प्रेरित हुआ, इसलिए उसने उनकी योजना को फिर से लिख दिया। उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दी गई है और नोटबुक का बाकी हिस्सा खाली है ताकि वे जो चाहे कर सकें। ये जोड़ी अब बिना किसी खतरे के जा सकती है, अपनी नई जिंदगी एक साथ शुरू करने के लिए तैयार है। हैरी सोचता है कि क्या फ्री विल एक ऐसा तोहफा है जो चेयरमैन उन लोगों को देता है जो इसके लिए लड़ने को तैयार है।